नमस्कार साथियों, आज मैं विजेंद्र भाई के खेत पे आए हुए हैं और इन्होंने सीधी बिजाई की थी और इस साल भी सीधी बिजाई करना चाहिए। पूछते नहीं से कि इनको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा है और फिर हम इनकी समस्या का समाधान बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ जी, बताइए जी, आपको क्या क्या दिक्कत आई थी सीधी बिजाई में? सीधी बिजाई में डॉक्टर साहब हमने पिछले साल भी लगाई तो कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन इस साल हमने जैसे ही डीएसआर की तो उससे नेक्स्ट डे बरसात की वजह से पानी भर गया खेत में और लगातार 2 दिन बरसात होती रही तो पानी निकासी का साधन बना नहीं, तो जर्मिनेशन उसकी वजह से कम हुआ और खरपतवार बहुत ज़्यादा हुआ। आपने खरपतवार की दवाई नहीं लगा पाए? नहीं लगाने, बरसात की वजह से समय नहीं मिल पाया लगाने के लिए। तो अभी हम आपको वो खेत दिखाते हैं जो बरसात में पानी भरने की वजह से खरपतवार नाशक दवाई नहीं लगा पाए और उसका जो है सीधी बिजाई का यह खेत हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें खरपतवार ज़्यादा है और धान कम है। तो अभी हमने सजेस्ट किया है कि इनके दोबारा से जुताई करा के बिजाई दोबारा से करा दी जाए, क्योंकि अभी काफ़ी समय हमारे पास बचा हुआ। उसका कारण ये है कि इस खेत में हम जितना भी खाद लगाएंगे वो खरपतवार ज़्यादा लेगा और फसल कम लेगी, तो उससे और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो ये आप देख ही रहे हो कि ये सारा जितना भी बड़े बड़े पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं सारे खरपतवार के हैं। तो इसको दोबारा से हम जुताई करा के और इसकी दोबारा से बिजाई कराएंगे। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं डीएसआर धान में खरपतवार नियंत्रण की और सिंचाई प्रबंधन की, क्योंकि ये 2 ऐसे आयाम हैं जो सबसे ज़्यादा आपकी फसल को प्रभावित करते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी यही करते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि आपका एक तो स्प्रे का नोजल जो है वो फ्लैट फैन होना चाहिए, और जो भी आप केमिकल का स्प्रे करते हो तो उस वक्त आपका खेत में नमी होना रखना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी दवाई इसमें प्रयोग की जाती है। सबसे पहले 1 नंबर पर लिखा हुआ स्टॉम्प 30 EC पेंडामेथिलिन। ये 1.3 लीटर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे किया जाता है और बिजाई के जो है 72 घंटे के अंदर अंदर कर देना चाहिए। खास बात इसमें यही है, और उल्टे पांव चल के करना चाहिए, यानी उल्टी बैक साइड में आपको चलना पड़ेगा। इसके लिए जाला बनाती है, अगर वो टूट गया तो फिर खरपतवार आपको दोबारा दिखाई देने लग जाएंगे। दूसरे नंबर पे आप देखो ये नॉमिनी गोल्ड है, बिस्पाइराइब सोडियम इसके अंदर होता है और ये 10 SC की होती है। इसकी डोज जो है वो 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिला के फ्लैट फैन नोजल के साथ, जेट नोजल के साथ ही स्प्रे करना पड़ता है। इसके लिए भी जो है बिजाई के 15 से 20 दिन बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्तों के हो जाते हैं उस वक्त आपने इसका प्रयोग करना है, और ये सामक और डिले के लिए काफ़ी प्रभावी पाई गई है। तीसरे नंबर पर जैसे आप पढ़ोगे एलमिक्स है, ये 20 WP है। इसके अंदर क्लोरिक्यूरॉन इथाइल और मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल होता है। इसकी डोज केवल 8 ग्राम 150 लीटर पानी में मिला के जेट फैन नोजल के साथ ही इसका स्प्रे किया जाता है। इसका स्प्रे भी जो है 15 से 20 दिन बाद ही किया जाता है, और 2 से 4 पत्तों के या 6 पत्तों के जब खरपतवार हो जाते हैं तब इसका स्प्रे किया जाता है। और ये चौड़ी पत्ती वालों के लिए विशेष तौर से खरपतवार को और या गांठ वाला ढीला होता है उसको नियंत्रित करती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारी कि भाई हमने पानी का प्रबंध कैसे करना है। सिंचाई के लिए जो सबसे पहली बात है, जैसे ही हम बिजाई कर देते हैं उसके बाद खेत को तरबतर किया जाता है, तो दूसरी सिंचाई जो हो 20 से 22 दिन के बाद लगभग करनी चाहिए, या फिर खेत की कंडीशन के अनुसार 1-2 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। हाँ, खेत में दरार नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सूखा जरूर लगाना चाहिए। लेट इसलिए किया जाता है 20 से 22 दिन, ताकि पहले पौधों की जड़ें मजबूत हो जाएं, वो ज़्यादा गहराई तक चले जाएं, उनके अंदर ज़्यादा फुटाव हो जाए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पोषक तत्व लेंगे तो ऊपर फुटाव जो है पौधे का अच्छा होगा, मजबूत होगा और पौधा जो है अच्छे से बढ़वार लेगा, बीमारियों से बचेगा। दूसरे नंबर पर आप देखोगे कि भाई 5 से 7 दिन के बाद लगातार आपने सिंचाई का प्रबंध करके रखना है या मिट्टी को गीला रखना है, उसमें दरार नहीं आने देनी चाहिए। उसके बाद आप देखोगे कि भाई तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है कटाई से 10 दिन पहले जो है आप लोगों ने उसमें अंदर किसी भी प्रकार का खाद का प्रयोग नहीं करना है और सिंचाई को बंद कर देना है। कई आदमी हमने देखे हैं कि
लास्ट वाले दिनों में भी जो है ना सिंचाई दे देते हैं या उसके अंदर खाद मारते रहते हैं, वो गलत प्रक्रिया है, उसको आपने नहीं दोहराना है। अगर उस वक्त आप सिंचाई दे देते हैं तो उसमें लोजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और फसल गिर जाती है। ये अब आपको दिखाते हैं कि डीएसआर की बिजाई ट्रैक्टर से की जाती है। देखिए जरा, ये देखिए ट्रैक्टर से बिजाई होने लग रही है सीधी धान की। इसमें 2 बॉक्स बने हुए मशीन के, एक में बीज है, दूसरे में खाद दिखाई देगा आपको। यदि दोबारा से बिजाई कर रहे हो तो उसमें खाद डालने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बीज की मात्रा दोबारा डालें। अब आप देखोगे पूरे अच्छे से खेत की तैयारी भी है और लाइन में सोइंग हो रखी है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही करना चाहिए आप लोगों को भी। किसान भाइयों, जैसा कि आज इस वीडियो में आपने डीएसआर धान से संबंधित पूरा प्रोग्राम देखा है। अगर फिर भी डीएसआर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आती है तो उसके बारे में आप कृषि विकास अधिकारी से या किसी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह मशवरा कर सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर डालिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।